नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम हॉस्टल वार्डन का जो 2016 में क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे डिस्कस करने का उद्देश्य ये होगा, सवाल आपको हो सकता है रिपीट ना हो, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि उस सवाल से कैसे आप नए सवाल आ सकते हैं। जैसे अगर पिछले बार फीफा वर्ल्ड कप आया था, तो अभी फिर फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, उसको कौन जीता है आपको पता होना चाहिए, अर्जेंटीना जीता है। अगर नोबेल प्राइज आया था, फिर मिला है। अगर ऑस्कर किस फिल्म को मिला आया था, तो वो फिर पूछ सकता है ना कि इस बार ओपनहाइमर को मिला है। तो आपको उन सवालों से ये पता चलेगा कि अभी कैसे सवाल आ सकते हैं। दूसरी चीज, जो जीके के सवाल हैं, जैसे आजाद हिंद फौज से सवाल आए, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के जीके के जो भी सवाल हैं, जैसे पूछा था कि 14 में सिंचाई क्षमता क्या थी, अब आपसे 24 की सिंचाई क्षमता पूछ सकता है। तो जो भी सवाल उस समय आए थे उनको हम करेंट पर्सपेक्टिव से अध्ययन करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे सवाल आते हैं, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को उस दिशा में बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज देखिए, शुरू से हम लोग बोल रहे हैं कि अगर किसी भी एग्जाम को आपको निकालना है तो दो चीजें आपके मेन गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। पहला है सिलेबस, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए थे, और दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि यही दो चीज, जो भी क्वेश्चन पेपर सेटर है, मैं आप, जो भी सेटर हो, उसके पास ये दो चीजें ही जाती। जो भी वार्डन का पेपर सेट करेंगे ना, उनके पास उसका सिलेबस जाएगा और उसका पिछले साल का प्रश्न पत्र जाएगा, जो 16 में हुआ था और 14 में हुआ था। उसके आधार पे वो सवाल सेट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण सवाल है, मतलब सवाल तो पूरे डिस्कस करेंगे, और जो फिर से रिपीट हो सकते हैं उनको अच्छे से थोड़ा सा डील करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आप ये भी समझते जाइएगा कि किस पोर्शन में, जैसे लिखा है ना कि भारतीय इतिहास, अब आप देखेंगे कि इतिहास में आधुनिक इतिहास से ही ज्यादा सवाल आ रहे हैं। अगर लिखा है भूगोल, तो भूगोल से कहां से सवाल आ रहे हैं। अगर लिखा है आपका अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था से कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर है। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व ग्रहण किया था। थोड़ा सा अगर आपको कहानी समझना है तो देखिए, 1939 से 45 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस विश्व युद्ध में एक तरफ थे जापान, जर्मनी और इटली, और दूसरे तरफ ये देश थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, इन लोग थे। तो सुभाष चंद्र बोस को ये लगा कि भाई, अगर हमारा दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है, जैसे हमारा दुश्मन अंग्रेज ब्रिटेन, उनका दुश्मन जर्मनी या जापान, तो वो हमारे दोस्त हैं। तो उन्होंने जापान के साथ मिलके आजाद हिंद फौज, जो फौज बनी थी, उसका जाके नेतृत्व ग्रहण किया था। अब आपको अगर ये पता हो थोड़ा सा, अगर इसकी बेसिक हिस्ट्री, तो 1942 में जो ऐसी सेना थी ना जो भारत से गई थी, अंग्रेजों की सेना थी जिनमें भारतीय थे, जो जापान से लड़ने गई थी, वो वहां हार गए। अब वो युद्ध बंदी सैनिक थे, उनको मिला के वहां का एक जनरल था फुकोशीमा, वो कप्तान मोहन सिंह के साथ मिलके एक फौज बनाया जिसको बोलते हैं आजाद हिंद फौज। ये हुआ कि ये फौज जो है भारत को आजाद करने के लिए एक भूमिका निभाएगी। फिर मोहन सिंह और जनरल के बीच मतभेद हो गए। तो फिर रास बिहारी बोस, जो एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बुलाया। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे और 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का वो बनाया गया, प्रमुख बनाया गया। वहीं से उन्होंने कहा कि अब से आजाद हिंदुस्तान हम करेंगे, और दिल्ली चलो का नारा दिया। तो ये भी पूछ सकते हैं कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। वो आपस में संबोधन करते थे, जय हिंद। ये आजाद हिंद फौज अंडमान निकोबार जीती, अंडमान जीती मेन। इसके बाद फिर ये नॉर्थ ईस्ट जो है ना भारत का, मणिपुर के रास्ते भारत के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। उसी समय जापान जर्मनी हार गए। तो क्या हुआ कि इनकी ये जो फौज थी, इसको बंदी बना लिया गया। और इनके तीन मेन जनरल थे, इनका नाम भी आ सकता है, जैसे ये हम लोग लिखे यहाँ। एक थे आपके प्रेम कुमार सहगल, एक थे शहनवाज खान, और एक थे गुरबख्श सिंह ढिल्लो। एक हिंदू थे, एक मुस्लिम थे, एक सिख थे। इनके खिलाफ आजाद हिंद ट्रायल चलाया गया, दिल्ली मुकदमा भी इसको बोलते हैं। और इनको, इनके बचाव में फिर देश के जो बड़े बड़े वकील थे, सभी ने सहभागिता दी। तो ये बेसिक चीज आपको पता चल रहना चाहिए आजाद हिंद फौज के बारे में। और कुछ भी सवाल आ सकता है। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस योजना द्वारा सिंचाई तथा उद्योग क्षेत्र में शासकीय निवेश की अनुशंसा की गई। देखिए, ऑप्शन आपका है नागपुर योजना, दिल्ली योजना, मद्रास योजना, बॉम्बे योजना। ये उत्तर है आपका बॉम्बे योजना, बॉम्बे प्लान बोलते हैं।
उस समय 1944 के आसपास जो देश के टॉप 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति थे, वो आपस में बैठते हैं और बोलते हैं कि हम भारत के औद्योगिक विकास के लिए कैसी योजना चाहते हैं। तो उनमें टाटा भी थे, बिरला भी थे। इसलिए टाटा बिरला थे तो इस योजना को टाटा बिरला प्लान भी बोलते हैं। और इन लोग अलग अलग योजना लेके आए। तो इसमें उन्होंने बोला कि सिंचाई ज्यादा होना चाहिए, इसके अलावा उद्योग में शासकीय निवेश होना चाहिए, सिंचाई में शासकीय निवेश होना चाहिए। तो ये योजना थी जिसको बोलते हैं बॉम्बे प्लान। ठीक। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन से अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों को दिए गए हैं। अब संविधान के एक आपको यहीं पे मैं क्लियर कर दूं, अगर आपको अनुच्छेद याद होगा तो संविधान में मूल अधिकार जो है वो दो टाइप का है। एक तो है जो नागरिकों को मिला है और एक है जो गैर नागरिकों को भी मिला है। तो संविधान में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये अधिकार जो है केवल नागरिकों को है। 15 जैसे आरक्षण है, 16 सरकारी, उसमें क्या बोलेंगे, सरकारी नौकरी में बराबरी, 19 आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है, 29 और 30 आपका अल्पसंख्यकों के बारे में, भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक। तो 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद हैं जो केवल भारत के नागरिकों को मिले। ठीक। इसके बाद जो बाकी अनुच्छेद हैं, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 31 एक सातवां मूल अधिकार भी था, संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन से कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि ये आपसे एक सवाल आगे ये पूछ सकता है कि कौन से अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं और कौन से अधिकार नागरिकों को नहीं दिए गए हैं, विदेशियों को भी दिए गए हैं। तो इसमें आते हैं कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों को दिए गए हैं। अब देखो अनुच्छेद 22 में जो भी अधिकार है, अगर आपको ये समझ गए ना, तो अनुच्छेद 22 में जो भी अधिकार है सब गैर नागरिकों को है। 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद हैं जो केवल नागरिकों को है, बाकी सभी को है। तो गिरफ्तारी के कारणों को बताने का अधिकार भी है, अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने का अधिकार भी है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जाने का अधिकार भी है, और उस वक्त में अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध में स्वतंत्रता भी है। मतलब ये ऑप्शन आपका जो डी है, ABCD, वो उत्तर होगा। एक ट्रिक हम लोग तुक्का में बोल रहा था ना कि तुक्का सीखो, तुक्का सीखो। अगर किसी भी क्वेश्चन आपको नहीं बनता और अगर उसके ऑप्शन 4 में उपरोक्त सभी है या ABCD चारों है, तो सामान्यतः उत्तर वही रहता है। अभी आप देखना भी सवालों में कुछ में हो सकता है ना हो, लेकिन 10 में से 8 में उत्तर वही रहता है, या A व B दोनों है तो वो उत्तर रहता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है। तो ये जो टॉर्नेडो है ना, अगर आप सुने होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया में ही आता है, तो ये जोड़ी सही है। इसके अलावा जैसे ये रिक्टर स्केल है, इससे आप भूकंप की गति मापते हो। आप सुनते होगे ना कि रिक्टर पैमाने पे भूकंप की गति इतनी थी। तो तरीका यही है, जैसे ऑप्शन में आपको बोल रहा था ना एलिमिनेट करो, आपको मान लो कुछ नहीं बनता। एक है कि जय हनुमान बोल के बनाओगे, दूसरा है कि आपको ये तो पता है ना कि रिक्टर स्केल तो यार भूकंप का होता है, वायु गति तो नहीं होगी, तो एक तो हटा दो, बाकी 3 में तुक्का मारो। समझ रहे? कार्बनिक सेल स्लेट भी नहीं होते, काली कपास मृदा को ये भी नहीं बोलते। काली कपास मृदा क्या होती है, इसको रेगुर मिट्टी बोलते हैं, जो काली मिट्टी होती है ना। और ये ऐसी मिट्टी है जिसमें कैपेसिटी है सेल्फ लॉइंग की, मतलब खुद से वो जुताई हो जाती है उसकी। जैसे आपको पता होगा, आप देखते होगे गाँवों में मिट्टी जब गर्मी पड़ती है तो मिट्टी फट जाती है। तो उसके बाद उसी में कपास उगाया जाता है, काली मिट्टी में। जल धारण क्षमता इसकी ज्यादा होती है, कपास उगाते हैं जनरली, महाराष्ट्र के एरिया में ज्यादा मिलती है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो वो है जलोढ़ मिट्टी। छत्तीसगढ़ में कौन सी पाई जाती है, तो वो है लाल और पीली मिट्टी। फिर है गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया। देखो ये सब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ कि अगर आप भूगोल पूरा पढ़ने बैठोगे ना, नहीं बनेगा। आप क्या करो, भूगोल में मिट्टी देखो, भूगोल में नदी बांध देखो, भूगोल में द्वीप वाला एरिया देखो। जो सवाल जनरली जहां व्यापम फोकस कर रहा है ना, वहां देखो। ठीक। अगला है गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये चंबल नदी पे बनाया गया है गांधी सागर बांध। ये तो आपको पता होगा। अब आपको पता रहना चाहिए, जैसे नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध है।
जैसे जो मेन मेन बांध है ना, गंगा नदी पे टिहरी बांध है, तो आपको जो मेन मेन बांध है उनके बारे में पता रहना चाहिए। अगला है कौन सा कथन सत्य है? यही मैं बोल रहा था ना, नहीं पता तो अगर ऑप्शन है ए बी दोनों गलत है और एक ऑप्शन है ए बी दोनों सही है, तो ए बी दोनों सही है, उत्तर होना चाहिए। अब कथन पढ़ते हैं, अरब सागर के सभी द्वीपों का उद्भव प्रवाल से हुआ है। तो अरब सागर के जो द्वीप है, अरब सागर कौन सा है? ये जैसे भारत है, इस साइड आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी, और यहाँ है अंडमान निकोबार। इस साइड क्या है? अरब सागर, और इधर है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप वाले जो द्वीप है ना, वो प्रवाल वाले हैं। ये जो अंडमान के, जो अंडमान निकोबार वाले हैं, ये पहाड़ उठ गए हैं। तो अरब सागर के सभी द्वीपों का उद्भव प्रवाल से हुआ है, और ये द्वीप प्रवाल की भित्तियों से गिरे हैं। प्रवाल से हुआ है तो प्रवाल भित्ति से गिरे ही रहेंगे ना। ये दोनों आप ध्यान से पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा यार। उद्भव प्रवाल से हुआ है और प्रवाल भित्तियों से गिरे हैं। अगर प्रवाल से कोई उत्पन्न होगा तो प्रवाल भित्ति से ही गिरा होगा ना। तो क्या हो जाएगा? कथन ए व बी दोनों सत्य है। अगला है कौन सी जोड़ी सही नहीं है? एक चीज और आप ध्यान रखो कि नहीं ध्यान से पढ़ा करो। कई लोग क्या करते हैं, नहीं को भूल जाते हैं। तो कौन सी जोड़ी सही नहीं है हमको देखना है। देखो, अजंता में, अजंता एक गुफा है, महाराष्ट्र में है। यहाँ चित्र मिले हैं, गुफा के अंदर चित्र है, मूर्ति है, बुद्ध के जनरली है। महाबलीपुरम क्या है? महाबलीपुरम में महाभारत की घटनाओं का पूरा चित्र है, रथ बने हैं, पांडव रथ, द्रौपदी रथ, इस टाइप का है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है, लेकिन यहाँ कावेरी नदी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। खजुराहो मंदिर जो है वो चंदेल वन से रिलेटेड है। आप सुने होंगे कि खजुराहो मंदिर है, आप पढ़े होगे ना। तो वो चंदेल वन से रिलेटेड है। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, उत्तर आपका हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर। वर्ष 13 में भारत का लैंगिक विकास सूचकांक क्या है? देखो, उस समय तो लैंगिक विकास सूचकांक आता था। अभी आपसे पूछ सकता है करंट से रिलेटेड, क्योंकि वो उस समय करंट में चर्चा में था। अभी करंट में सबसे ज्यादा चर्चा में है ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024। पहला तो पूछ सकता है जारी कौन करता है, तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक ये देश का नाम पूछ सकता है कि इसमें टॉप में, क्योंकि ये आइसलैंड ना लगातार टॉप में, पिछले 6-7 साल से टॉप में है। तो बर्फ ऊपर रहती है ना, उफन के ऊपर आ जाती, पानी में डालोगे तो आइस क्या है? ऊपर रहता है, तो आइसलैंड टॉप में है। और भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 129, 129। ये आपको पता रहना चाहिए। अगला है अंडमान द्वीप के सुसुप्त ज्वालामुखी का नाम क्या है? देखो, अंडमान द्वीप में ना एक तो बैरन ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप में। लेकिन ये ज्वालामुखी क्या है ना, एक्टिव है। देखो, ज्वालामुखी दो टाइप के होते हैं। एक होता है जागृत ज्वालामुखी जो फूटते रहता है, तो ये जो बैरन वाला है ना, ये जागृत ज्वालामुखी। एक होता है जो सुसुप्त हो गया, मतलब सो गया है। सो गया मतलब वो अब नहीं फूट रहा है, 90-90 में फूटा था, फिर भूल गया फूटना। तो जो जो सुसुप्त है उसका नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी। ठीक, तो ये दो का आप ध्यान रखना कि बैरन द्वीप में जो ज्वालामुखी है वो जागृत है, वो फूटते रहता है हर साल महीने में। और जो यहाँ है वो है नारकोंडम। नारकोंडम जो है वो है सुसुप्त। तो अगर नारकोंडम ऑप्शन में रहता तो वो हो जाता, वो सही उत्तर हो जाता। तो इस प्रश्न को इन लोग विलोपित कर दिए थे। ठीक, अगला है मौसमी बेरोजगारी किससे संबंधित है? अब आप बताओ, मौसम किससे रिलेटेड होता है? हाँ, मौसमी मौसम किससे रिलेटेड होता है? कृषि में होता है ना मौसम। अभी कृषि का मौसम है, गर्मी में खेती का मौसम नहीं रहता। तो मौसमी बेरोजगारी किससे होगी? खेती से होगी। कैसे होगी? जैसे अभी मान लो अपन है, सब रोपा लग रहा है, तो जो भी लोग हैं सबको रोजगार मिल रहा है। अब धान एक बार लग जाएगा, फिर 2-3 महीने लोग क्या करेंगे बताओ? फिर तो बेरोजगार हो जाएंगे ना, जो कृषि में करने वाले श्रमिक है। फिर जब कटाई होगी फिर उनको रोजगार मिलेगा। फिर मान लो वो दूसरी फसल नहीं लेते तो फिर बेरोजगार हो जाएगा जो खेती में लग रहा है। तो इसी को बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसम के कारण होने वाली बेरोजगारी ये कृषि से रिलेटेड है। संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परिमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार है। ये 5 नाम अगले बार पूछ सकता है।
ये अनुच्छेद 32 में है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी को मेरे सामने लाओ। परमादेश मतलब आदेश देते हैं। उत्प्रेषण मतलब ऊपर भेजो। प्रतिषेध मतलब लोअर कोर्ट को हाई कोर्ट बोलता है कि तुम इस मामले को मत सुनो। और अधिकार परीक्षा मतलब वो पूछता है किस अधिकार से आपने सुना। तो ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा। बीच में खड़ा होता हूँ ना तो इधर इंग्लिश या तो छुपेगा या हिंदी छुपेगा। मैं ये जनरली मान के चल रहा हूँ कि हिंदी वाले ज्यादा हैं। अगर इंग्लिश वाले लोग भी हो ना तो बता देना भाई, मैं फिर ऐसा कुछ बनाऊंगा जुगाड़ कि दोनों दिखे। अब मैं इसको थोड़ा सा पास पास करूंगा ना तो जूम नहीं हो पाएगा, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। बता देना आप लोग, जैसा बोलोगे आपका आदेश है भाई। तो देखो ये फंसाने के लिए सवाल है, ये थोड़ा सा कठिन लेवल का सवाल है। जारी, ये पांचों चीज सर्वोच्च न्यायालय भी करता है, उच्च न्यायालय भी करता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 से करता है और 226 से करता है हाई कोर्ट। लेकिन इसमें बोला है कि उल्लेखित मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो केवल मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जारी करेगा। हाई कोर्ट मौलिक अधिकार और अन्य प्रयोजन के लिए भी जारी करेगा। तो इसका उत्तर होगा उच्च न्यायालय। ठीक। इस नदी के तट पे दार्जिलिंग में चाय की खेती की जाती है। किस नदी के तट पे की जाएगी बताओ। तो वहां नदी ही तिस्ता है, तो तिस्ता नदी दार्जिलिंग में है। इसी के लिए ना विवाद भी चलता है भारत बांग्लादेश का, तो इसी में खेती की जाती है। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं, तो ये हम्पी आप नाम सुने होंगे। एक राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य था बड़ा, तो वहां के जो आसपास के जो बहमनी साम्राज्य वाले थे ना वो उनको एक साथ आक्रमण कर दिए और तहस नहस कर दिए। उसी युद्ध को बोलते हैं राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। और उस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य विध्वंस हो गया और अब उनके खोदा गया तो अवशेष मिल रहे हैं। तो वो अवशेष मिले हम्पी में। ठीक, ऑप्शन सी। इस तिथि को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए ऐतिहासिक दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये चालू किए थे 12 मार्च से और 6 अप्रैल के आसपास खत्म हो गई थी। दांडी यात्रा थी इनकी। 72 लोग करीब मिलके चालू हुए थे जाना। और इसके अलावा आप क्या जान सकते हो गांधी जी के बारे में। इनका पहला आंदोलन जो हुआ था वो 17 में चंपारण सत्याग्रह था, तिनकठिया पद्धति के विरोध में। उसके बाद फिर वो खेड़ा में होगा, अहमदाबाद में स्ट्राइक होगी। उसके बाद 1920 के आसपास ये चालू कर देंगे असहयोग। ये मेन मेन आंदोलन तो ध्यान रखिए। 1930 के आसपास चालू करेंगे सविनय अवज्ञा। और 1940 में चालू करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1942 8 अगस्त बम्बई का ग्वालिया टैंक, यहां से चालू करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। तो बेसिक फैक्ट याद रखो, यहां से अगर घूम घूम के पूछता है तो पता रहना चाहिए आपको। ठीक। लेबर ब्यूरो रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत में कौशल युक्त, ये खतरनाक सवाल है लेकिन उस समय इसका उत्तर था 2%। अभी इसका उत्तर है, अगर अब पूछा तो 3.7%। मतलब बड़ी है कोई भी चीज। 11-12 की नई श्रृंखला पर वर्ष 14-15 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था। अब देखो ये उस जमाने का सवाल है, उस समय का तो हमको याद नहीं रखना है। ये क्या होता है कि किस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है। तो कृषि का योगदान है 17.7% अभी की डेट में। उद्योग का है 27.6 और सेवा का है 54.7। ठीक। आप ऐसा ध्यान रख सकते हो कि उद्योग जो है, एक तो ये ध्यान रखो कि कृषि, उद्योग, फिर सेवा। ठीक, सबसे कम कृषि, फिर उद्योग, फिर सेवा, ये तो ध्यान रखो। सेवा का आधे से ज्यादा है, ये ध्यान रखो। और उद्योग गुणित 2 है सेवा, मतलब 27 गुणित 2 करोगे कितना आएगा? 54। तो 27% है करीब उद्योग का, 54% है सेवा का। और कृषि ऐसा ध्यान रखो कि खतरा हो जाता है इससे, तो कृषि का 17 खतरा। ठीक। छत्तीसगढ़ का अगर देखोगे तो कृषि है, उसके बाद सेवा है और थर्ड में उद्योग है। सबसे ज्यादा उद्योग है। तो वो भी अपन पढ़ लेंगे आगे चल के, इतना पहले याद कर लो। फिर है 69 संवैधानिक संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संबंध में सही क्या है। देखो ये संशोधन ना फिर से हुआ है, तो इसको बहुत ज्यादा आपको जानना नहीं है। उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, इसका उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं, जो व्यापम के हिसाब से था।
अभी के हिसाब से इतना पढ़ो यार, ज्यादा मतलब इतना घुसोगे ना तो फिर कुछ नहीं बन पाएगा। अभी इतना जानो कि 69 संविधान संशोधन दिल्ली से रिलेटेड है। कुछ मेन मेन बता देता हूँ। ठीक। और एक आध बता दूं। 52वां रिलेटेड है दल बदल से। 80वां रिलेटेड है शिक्षा के अधिकार से। ये लिख लेना। और एक आध बताएं। 73 + 74 रिलेटेड है पंचायती राज और शहरी पंचायत से। 73 है गांव में पंचायत, 74 है शहर में पंचायत। और याद कर लोगे एक आध। 69th दिल्ली से रिलेटेड है। 61 है जो वोटिंग एज 21 से घटा के 18 की है, उससे रिलेटेड। 44वें में संपत्ति का अधिकार, अभी मैं बताया ना 44वें संविधान में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। 42वां संशोधन से मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, 11 हैं अभी। तो ये बेसिक संविधान संशोधन है, इतने याद कर लोगे तो और बता देंगे यार। और लेटेस्ट वाले देख लेना अभी कौन से हुए, करंट में आ सकता है। फिर क्या है। निम्न में से किस प्रावधानों के अनुसार भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र कहलाती है? किन प्रावधानों के अनुसार? और इतने सारे ए बी सी डी देखो, कोई नहीं अगर दिया है ना तो ठीक है, जनरली उसको शुरू में मत माना करो, उपरोक्त में से सभी है तो मान लिया करो जनरली। किस किसके कारण न्यायपालिका को हम स्वतंत्र बोलते हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, सही बात है, राष्ट्रपति करता है। उन न्यायाधीशों का वेतन कार्यकाल कम नहीं किया जा सकता, ये भी सही बात है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। न्यायाधीशों की पदच्युति की प्रक्रिया कठिन है, मतलब उनको हटाना भी कठिन है, इसीलिए वो स्वतंत्र है। न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विचार का उनका अधिकार दिया गया है, ये जनरली स्वतंत्रता से रिलेटेड नहीं मान सकते। न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत राज्यों का एक संघ है। कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण है। तो इसका उत्तर है ABCEH। जनरली ना इसका उत्तर सब हो सकता है, लेकिन अब क्योंकि ऑप्शन में ऐसा है तो जो सबसे सही है, जो व्यापम लिया है वो ये है कि कार्यकाल लंबा है और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण है। संविधान सर्वोच्च है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि भाई अगर संविधान सर्वोच्च है तो बताने वाली तो न्यायपालिका ही है। संघ है तो भी न्यायपालिका है, लेकिन इसको अपन सीधा सीधा बोलेंगे कि FG सीधे कनेक्टेड नहीं है स्वतंत्रता से। ठीक, संविधान सर्वोच्च है, संविधान है। संघ है तो संघ वाली बात है, न्यायपालिका कैसे स्वतंत्र हो गई उससे? तो ABCEH। ठीक। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन रहता उपरोक्त सभी, तो आंसर उपरोक्त सभी ही आता। इनमें से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत युक्ति युक्त निर्बंधन है? बताओ। इनमें से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत युक्ति युक्त निर्बंधन है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19? बस स्टैंड के लिए स्थान नियुक्त करना, एक निश्चित कारखाने में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना, किसी व्यापार के लिए लाइसेंस शुल्क निर्धारित करना, तीनों हैं तो उपर्युक्त सभी डी हो जाएगा। फिर 14-15 की अवधि के लिए कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत के लिए कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया गया है? तो उस जमाने का हमको क्या लेना देना। उस समय 257 मिलियन टन था। अभी 24-25 में 340.40 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। अब आ जाते हैं समसामयिक घटनाक्रम। अब इससे ये समझो कि भाई सवाल आपको कैसे आएंगे। जैसे किन राज्यों में आगामी विधानसभा आयोजित होगा, अब आप अभी का देखो कि आगे कहाँ कहाँ होने वाला है। पंजाब में होने वाला है क्या, गुजरात में होने वाला है क्या? जो अभी होने वाला है ना वो आपको पता रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए किस पार्टी के उम्मीदवार हैं? वो उस समय किसके थे उससे अपने को रिलेटेड नहीं है। अभी राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के? उनका नाम है जो बिडेन। वो किस पार्टी के हैं? डेमोक्रेटिक। अमेरिका में दो ही पार्टी है, एक है डेमोक्रेटिक, एक है रिपब्लिक। डॉक्टर से याद रख लेना। अमेरिका में डॉक्टर एक है डेमोक्रेटिक, एक है रिपब्लिक। तो ऐसे कोई सवाल भी आया ना तो भाई दो ये तो खत्म कर दो ना। लिबरल वहां पार्टी नहीं है। ठीक। ब्रिटेन में कौन दो ही पार्टी है? CL लेते हो ना आप लोग, एक है कंजर्वेटिव और एक है लेबर। इसी से प्रधानमंत्री आएंगे। तो ये पार्टियों का नाम ध्यान रखो। अगर उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, अभी जो बिडेन है और वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं।
एस्ट्रोसेट क्या है? एस्ट्रोसेट क्या है? ये भारत का प्रथम अंतरिक्ष वेधशाला है। यहाँ क्या है, अंतरिक्ष में जाके ना वहीं वैज्ञानिक लोग को रखेंगे, क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेटरी बनाएंगे, उसी को एस्ट्रोसेट बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है सेतु भारतम प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या नहीं है? देखो, सेतु भारतम में क्या है कि रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। उसके लिए आप नए पुलों का निर्माण करोगे, पुराने पुलों का निर्माण पुनर्निर्माण करोगे, तो ये तीनों उद्देश्य हैं। तो कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब और कोई चौथा उद्देश्य फालतू रहता तो वो उत्तर हो जाता। तब सरकार की योजना से भी पूछ रहा है। फ्रीडम 251 को किस तरह पेश किया गया? स्मार्ट मोबाइल एंड्रॉयड फोन। वे देख के आपको समझ में आ रहा है ना यार कि स्मार्ट मोबाइल एंड्रॉयड फोन सेम चीज है। तो दोनों उत्तर एक साथ ही होगा ना। तो ए और बी दोनों, और मैं आपको बताया ना कि ए और बी दोनों और कोई नहीं में उत्तर ए व बी दोनों ही होगा। किसको ऑस्कर दिया गया उस समय हमको लेने ही देना नहीं है। अभी किसको दिया गया? ओपनहाइमर जो फिल्म है ना, उसको दिया गया 2023 का ऑस्कर पुरस्कार। आईसीजीएस अपूर्वा क्या है? एक गश्ती पोत है। तो अभी जो नए डिफेंस के आए हैं ना, वो अपन पढ़ लेंगे एक दिन। तो वो आपको पता रहना चाहिए। हाल ही में राज्य के प्रयास में क्या संबंधित नहीं है? तो ये तीनों था, कुरु भट्ट और रुर्बन। गौड़िया मिशन नहीं था। ठीक, छत्तीसगढ़ में आए थे तो रुर्बन में भी बात किए थे, कुरु भट्ट भी गए थे, गौड़िया मिशन से रिलेटेड नहीं। पीए संगमा के बारे में क्या सही नहीं है? उस समय वो चर्चित थे खूब। तो 9 बार लोकसभा सही बात है, 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष ये भी सही बात है। अरुणाचल के मुख्यमंत्री नहीं थे तो ये सही नहीं है। तो जो उस समय चर्चित है उससे भी आ सकता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। कौन सा यूरोपीय देश पिछले वर्ष से ही गंभीर संकट में है? तो उस समय कौन था संकट में? ग्रीस में खूब ज्यादा संकट, आप बच्चे रहे होगे अगर उस समय रहे होगे तो आपको पता होगा, ग्रीस में ना आर्थिक संकट आ गया था। खूब न्यूज में आ रहा था कि दिवालिया हो रहे हैं ये वो, तो इसलिए सवाल आ गया था। अब छत्तीसगढ़ राज्य की सामान्य जानकारी। 31/12/14 में कितनी क्षमता है? अब वो क्षमता हम क्यों याद रखें भाई, अभी की क्षमता याद रखो। तो 1360 मेगावाट हमारी क्षमता थी जब हमारा राज्य बना, ठीक, 2001 में। और अभी कितनी क्षमता हो गई है? 2978.70, 2978.70 मेगावाट, मतलब करीब 3000 हम पहुंच रहे हैं। तो ये हमारी जो यूज हो रही वो क्षमता है। फिर है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने के विषय में सही क्या है? पूरा एक बार पढ़ लो। जब राज्य विधानसभा का अधिवेशन ना चल रहा हो तभी राज्यपाल अध्यादेश, मतलब ये समझो कि जनरली ना कानून बनाने की शक्ति इनकी है, क्या बोलेंगे, संसद की है, विधानसभा की है या लोकसभा राज्यसभा की है। लेकिन जब इन लोग बैठक में नहीं रहते और कोई कानून जरूरी है, तो हम क्या करते हैं, राज्यपाल अध्यादेश ले आता है। जो देश के लेवल पे है अनुच्छेद 123 और राज्य के लेवल में 213। इसी को उल्टा कर दो, 213 अनुच्छेद अगर धोखे से पूछ लिया। तो जब सत्र नहीं चल रहा था तो अध्यादेश लाएगा। जब विधानसभा सत्र में हो तब भी राज्यपाल अध्यादेश, ये गलत चीज क्यों करेगा भाई? विधानसभा बनाएगी ना फिर कानून। राज्यपाल को संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी विद्यमान है कि तत्काल कार्यवाही किया जाए, तभी करेगा। अगर ऐसी जरूरत नहीं है तो जब संसद आएगी तो बनाएगा। अध्यादेश जारी करने के आधारों की वैधता का परीक्षण न्यायालय कर सकता है, ये गलत बात है। ठीक। उसके बाद है आवश्यकता की उपस्थिति एक न्याय योग्य विषय है, ये भी नहीं है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की स्वाविवेकी शक्ति, ये भी नहीं है। अब कई चीज ना ऐसे समझा करो। यहाँ लिखा है कि राज्यपाल की स्वाविवेकी शक्ति, यहाँ है कि मंत्रिपरिषद की सलाह, तो या तो 6 होगा या तो 7 होगा, दोनों थोड़ी होगा। स्वाविवेकी मतलब मेरे विवेक, सलाह मतलब सलाह लेके करूंगा। तो 6 7 एक साथ नहीं होगा। अगर किसी अफसर में 6 7 एक साथ है ना तो उसको हटा दो। इसमें नहीं है, लेकिन अगर है तो हटा दो, ऐसे दिमाग भी लगाना है। तो उत्तर ये है कि मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, तब करता है जब विधानसभा सत्र में नहीं रहती तो राज्यपाल कर सकता है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 1 3 और 7। ठीक। फिर है इस राज्य के बनने के बाद कितने लाख हेक्टेयर में मार्च 14 तक सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया है? उससे अपने को मतलब नहीं। जब राज्य बना तो 13.28 लाख हेक्टेयर क्षमता थी। अभी हो गई 21.52 लाख हेक्टेयर। 13.28 से 21.52 घटा लेना यार इसको, कितना आएगा? 21.52 अभी है, 13.28 तब थी,
पढ़ी पढ़ना ही है ना आपको। 12 में से 8, 4 में से 2, 21 में से 13, कितनी बढ़ी है? 8.24 लाख हेक्टेयर बढ़ी है। और एक ये सवाल पूछ सकता है कि कितना प्रतिशत एरिया है जो सिंचित है छत्तीसगढ़ का, तो 38.84, 3884। ठीक। में सही क्या है? नगर पालिका परिषद, पूरी कहानी पढ़ लो। ठीक। नगर पालिका परिषद की प्रेसिडेंट इन काउंसिल में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। सही बात है। उप काउंसिल के सदस्य नगर पालिका परिषद के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। गलत बात है। कुछ सदस्य नगर पंचायत द्वारा नामांकित किए जाते हैं। ये भी गलत बात है। वीडियो लंबा हो जाएगा। उत्तर है 1, 4 और 6। ठीक। ये अपन अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि अभी कुछ कुछ ना चेंज हुआ है नगर पालिका एक्ट में। तो जो चेंज हुआ है फिर मैं पुरानी चीज इसके हिसाब से बताऊंगा तो दिक्कत होगी। आपको अच्छे से बता दूंगा। ये तो बहुत फेमस सवाल है, आप पढ़ते होगे तो पता होगा। कास्ट स्थलाकृति में स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट कहाँ मिलता है? एक बस्तर में कुटुमसर गुफा है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ऐसे गुफा है मान लो, तो वहां क्या है, ऐसे करके चूने की आकृति में लटके हैं, चूने चूने वाले। तो जो लटका है उसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, और जो नीचे से बना है उसको बोलते हैं स्टेलैग्माइट। यही अंधी मछली बनती है, मिलती है। और इसको खोजा था शंकर तिवारी ने। तो ये सवाल आता है कुटुमसर गुफा के बारे में। कुटुमसर गुफा में है। ठीक। बारसूर क्या है? बारसूर में मंदिर है। चित्रकूट क्या है? जलप्रपात है। दलपत सागर क्या है? बस्तर जगदलपुर में तालाब है। राजिम कुंभ मेला कब लगता है? तो माघ की पूर्णिमा में लगता है। जनरली कोई भी मेला पूर्णिमा में ही लगता है। माघी पूर्णिमा बहुत पवित्र मानी जाती है। तो ऑप्शन ए। राज्य का प्रमुख खनिज कौन सा है? तो सबसे प्रमुख कोयला है। कोयला खूब खोदते हैं हम लोग। फिर लोहा है। इसका अपन वो देख लेंगे कि कितना क्या है। टिन जो है छत्तीसगढ़ में सबसे, छत्तीसगढ़ को उत्पादन में एकाधिकार है टिन का। फिर है जेम्स है ज्वेलरी विशिष्ट आर्थिक जोन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये है नया रायपुर। ऑप्शन डी। कौन इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में सम्मिलित नहीं है? तो क्या क्या जनजाति है? ए, बी, बी, के, ये 5 है। अबू झमड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कुरवा। अबू झमड़िया ठीक है। कमार, बैगा, कंवर नहीं। ठीक। और 2 छत्तीसगढ़ वाले ऐड किए, बी, पी, भुंजी और पंडो। तो ये ध्यान रखना, ये घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है। 5 केंद्र की है, 2 छत्तीसगढ़ की, भुंजिया और पंडो। ए, बी, के, अबू झमड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कुरवा। इस स्थान में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटना हुई। अब कोई दावा आपत्ति ढंग से नहीं किया होगा इसलिए। लेकिन 57 में जो घटना हुई वो हुई थी सोना खान में। करने वाले थे वीर नारायण सिंह। ठीक। ये कर दिए थे। उसके बाद फिर रायपुर में हुआ। यहाँ की हनुमान सिंह। लेकिन ये जब किए तो 1858 हो गया था। इसीलिए सवाल ध्यान से पढ़ना है। ठीक। टाइगर पॉइंट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये सरगुजा में मेन पार्ट में है। टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, मेहता पॉइंट, और क्या क्या है वहाँ, तिब्बती लोगों का रहने का जगह है। दलदली है। तो ये सब जगह है। किसके लिए जनौला? ये 5 भाई के एक ही अंगना। ये 5 भाई, ये एक अंगना। क्या हो जाएगा? हथेली। इस राज्य की डोंडी लोहारा जमींदारी में किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ? तो यहाँ हुआ था 1937 में। मतलब छत्तीसगढ़ के किसान आंदोलन इंपॉर्टेंट है। और ये व्यापम के हर एग्जाम में पूछता है ना, इसलिए ध्यान रखो। मैं बोल रहा था ना प्रीवियस ईयर इसलिए जरूरी। नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो ये अनुविभागीय दंडाधिकारी एसडीएम के समक्ष लेते हैं। 78 में किस स्थान पर राउत नाच महोत्सव आयोजित किया जाता है? बिलासपुर में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देखना, खूब भीड़ हो जाती है वहां। जो क्या बोलते हैं, पुल बाजार के आगे है ना, रपटा पुल से पहले, वहां पूरा माहौल बने रहता है। तो बिलासपुर में होता है। ब्याज भुगतान निम्न व्यय पर शामिल किया जाता है। तो ब्याज भुगतान क्या है? गैर योजनागत व्यय है। ऑप्शन बी। योजनागत होता है जिसमें हम योजना बना के करेंगे। ब्याज तो भाई जैसे तुमसे पहले वाली सरकार लेके चल दी, अब वो तो चुकाना ही पड़ेगा ना, तो उसके लिए योजना थोड़ी बनाओगे, वो तो देना ही है आपको। तो वो गैर योजनागत व्यय कहलाता है। कौन सा पर्यटन स्थल संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थान माना जाता है? ये है चंपारण। यहाँ उनका मंदिर भी है।
कौन सा इस राज्य का प्रमुख कर है? वाणिज्यिक कर। कर के बारे में पढ़ेंगे अपन, उस समय वाणिज्यिक कर था। रायगढ़ जिले की धातु मूर्ति कला, रामलाल झारा इन लोग हैं, झारा कला है वहां की। 30वीं सदी में महासमुंद में किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ? तो शंकर राव गनौदवाले, ऑप्शन बी। स्पोर्ट्स देख लो यार, स्पोर्ट्स क्या है, इससे भी इसी टाइप के सवाल आएंगे। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट, अब मत पढ़ो, उत्तर इसका सी आता था, क्या नहीं है पूछा था। ठीक, तो इस फॉर्मेट में आपको देखना है कि किस कहाँ फाइनल हुआ था, कौन मैन ऑफ द मैच था। द्रविड़ थे उस समय अपने कोच। 21वां फीफा वर्ल्ड कप 18 कहाँ आयोजित हुआ? तो 21वां से मतलब नहीं है, कहाँ हुआ था बताऊं? रूस में हुआ था। अब 22वां होगा, 22वां हुआ है 2022 में कतर में, और जीता है अर्जेंटीना। ठीक, मस्त मैच हुआ था फाइनल। तो 22वां 2022 में कतर में अर्जेंटीना जीता। 23वां 2026 में होगा, कहाँ होगा? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में, फीफा वर्ल्ड कप। 12वां दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भारत में हुआ था, गुवाहाटी और शिलांग में। 13वां कहाँ हुआ? तो नेपाल में हुआ 2019 में। 14वां कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा 2025 में। अब देखो भारत जाता है कि नहीं जाता। इस राज्य की खिलाड़ी रेणुका यादव किस खेल से संबंधित है? तो वो है हॉकी से संबंधित है। प्लेइंग इन माई वे, ये विलोपित हो गया था, नाम है बुक का प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की जीवनी है ये। अब देश विदेश से सवाल है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है आईडीबीआई। तो इकोनॉमिक्स से कैसे सवाल आ रहे हैं कि बैंक से रिलेटेड, तो आईडीबीआई कब चालू हुआ? 1964 में। एशिया तथा पैसिफिक का आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है बैंकॉक में। कौन सुमेलित नहीं है? तो नदी के बारे में, जैसे लंदन थेम्स नदी सही है, न्यूयॉर्क हडसन सही है, वीना डेन्यूब सही है। बर्लिन राइन नदी जो है ना जर्मनी के, वो स्विट्जरलैंड तरफ से आती है और जर्मनी की सीमा बनाती है, बर्लिन के किनारे नहीं है वो। तो सुमेलित क्या नहीं है? तो ये राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि से अधिकृत ध्वज के रूप में धारण किया गया था? तो ये डेट याद रखना, 22 जुलाई 1947। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष थे ये, अभी कौन है? तो अभी है श्री सुमन बेरी। बेरी के बेर, कुछ भी याद रख लो, सुमन बेरी, जिससे याद रख लो। तो ये अभी आपके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। चलो हो गया ना, हो गया। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ना एक पैटर्न में चलेंगे। देखो मैं आपको पहले एक स्ट्रेटजी बताया, अब मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देता हूँ। उसके बाद आप लोग का कमेंट में देख रहा था, देखो कमेंट हो सकता है रिएक्ट ना करूं, हो सकता है देखते पूरा है हम लोग। तो उसमें आप लोग का एक तो है कि सभी सब्जेक्ट को थोड़ा जल्दी जल्दी करा दो। जल्दी जल्दी करा दो मतलब रैपिड रिवीजन टाइप का, जिससे ज्यादा ना पढ़ना पड़े, वो अपन करा देंगे। कंप्यूटर का था, कंप्यूटर कोशिश कर देंगे। करंट अफेयर भी आप लोग बोल रहे हैं, उसकी भी कोशिश करेंगे। और जो भी आप लोग की डिमांड है ना, बिल्कुल लिखिएगा, तो उसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी सुझाव है, सलाह है, कमेंट में बिल्कुल लिखिएगा। लाइक का, शेयर, सब्सक्राइब जो बोलते हैं ना, वो बिल्कुल करिएगा, क्योंकि ये सब जो कमेंट है ना, इनको देख के मन करता है, सही बताओ, कि अच्छा चलो बनाते हैं। थक थक के आओ ना, तो फिर अगर देखो कि यार ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं, उनको पढ़ना है, मजा आ रहा है, तो फिर लगता है चलो बना लेते हैं यार वीडियो। तो आपके जो कमेंट हैं, आपके जो लाइक शेयर सब्सक्राइब है, वो हम लोग को प्रेरणा देते हैं। मतलब होता क्या है ना, जनरली मैं भी जब देखता हूँ, मैं जनरली नहीं करता था, जब तक ये सब नहीं करता था, मेरे को लगता था यार कौन करे। लेकिन अब समझ में आता है, मैं भी करता हूँ लाइक, दूसरा वीडियो देखता हूँ ना, लाइक करता हूँ, कमेंट करता हूँ, क्योंकि मेरे को समझ में आता है कि नहीं यार, जो बना रहा है ना उसको मोटिवेशन मिलता है, यही तो मोटिवेशन है, और क्या है। तो आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो आपकी डिमांड होगी उसके हिसाब से हम लोग वीडियो लाते रहेंगे, बिल्कुल कमेंट करिएगा। जो हम लोग सुधार करने की गुंजाइश हो बिल्कुल बताइएगा, वो जल्दी करेंगे। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।